हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और एक होता है फॉर्मूला से, जो कि धराचार्य फॉर्मूला से हम सॉल्व करते हैं। तो आज हम धराचार्य फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं उसको देख लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्मेट में होती है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है और जो कांस्टेंट होता है वो सी एंड इक्वल्स टू 0। धराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है? पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, दैट इज डी। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी, और x की दो वैल्यूज़ निकलती हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी x की पावर, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो x की पावर 2 है, विच मीन्स हमारी 2 वैल्यूज़ निकलेंगी x की। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d दिस इज अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ओके, अब क्या है इसमें से, हम a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से और d की वैल्यू हमने जो पहले फॉर्मूला करा है वहाँ से। अब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है कि हमारी x की क्या क्या वैल्यूज़ आती है। अगर जो हमारी डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ये 0 आता है, इसकी मतलब दोनों जो x की वैल्यू है वो हमारी इक्वल हो जाएंगी। अगर d हमारा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अलग अलग होंगी और रियल नंबर्स होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो हमारी इमेजिनरी वैल्यूज़ हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। अगर हम इक्वेशन बोल रहे हैं दैट मीन्स इक्वल्स टू 0 है। अगर सिर्फ एक्सप्रेशन है तो हम सिर्फ एक साइड लिख सकते हैं, कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बट अगर हम बात कर रहे हैं पूरे इक्वेशन की, इट मीन्स कि इक्वल्स टू में कुछ होना चाहिए। और जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं, हमारी सारी वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं और राइट हैंड साइड में हमारा सिर्फ क्या होता है? 0 होता है। नाउ लेट्स सॉल्व। इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a की वैल्यू हो गई हमारी 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ये देखो यहाँ से दिख रहा है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 5। कैपिटल B स्मॉल b एक ही बात है। और c की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 6। तो ज़रा d हम अपना निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 5 5 से 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a जो कि है 1 मल्टीप्लाई बाई c जो कि है 6। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6 इंटू 1 24। तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब जो 1 है वो तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब हमारी x की वैल्यूज़ रियल आएंगी और डिस्टिंक्ट आएंगी, मतलब अलग अलग आएंगी। अब कैसे निकालेंगे? x की दो वैल्यूज़ आएंगी, कैसे पता चला? प्लस माइनस, मतलब एक बार हमको अंडर रूट ऑफ d को प्लस करेंगे माइनस b में, एक बार माइनस करेंगे, तो इससे दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ज़रा दोनों वैल्यूज़ निकाल के देखते हैं। x की वैल्यू पहली वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस b हमारा कितना है? 5। सो माइनस 5 प्लस माइनस d हमारा 1 आया, तो अंडर रूट ऑफ 1 क्या हो जाता है? हमारा 1 ही हो जाता है, ठीक है, अपॉन 2a। a हमारा कितना था? 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारा कितना आ जाएगा? 2। इसको प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस, तो इसे यहाँ पे अभी प्लस रहने देते हैं। नेक्स्ट वाले में हम माइनस कर देंगे। सेम सारी क्वांटिटीज़ जो हैं, सारे जो नंबर्स हैं सेम है, वैल्यू सेम है, बस क्या है हमारा? एक बीच का साइन का डिफरेंस है, जिससे कि दो वैल्यूज़ बदल जाती हैं। अब ज़रा देखते हैं, -5 + 1 कितना हो जाएगा? -4/2
जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इधर देखते हैं -5 -1 हो जाएगा हमारा -6 डिवाइडेड बाई 2 हमारा कितना हो जाएगा -3। तो हमारी दो वैल्यूज़ आ गई इसकी, एक -3 और एक -2। अगर मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही आया है या नहीं तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख के देखूंगी। अगर इससे जो हमारा आंसर है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर परफेक्टली सही है। ज़रा क्विकली चेक कर लेते हैं। -2 के लिए x² x की जगह -2 रखना है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू एक्स, एक्स हमारा कितना है -2, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा -10 और पॉजिटिव 6 है। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा पूरा 0 आ जाएगा। तो हमारा चलो -2 तो आंसर करेक्ट है। अब एक बार -3 के लिए और चेक कर लेते हैं। -3 के लिए क्या हो जाएगा, x² हमारा कितना हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -3 जो कि हो जाएगा 9। 5 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना हो जाएगा -15 और पॉजिटिव 6। तो इससे भी हमारा आंसर जो है वो 0 आ रहा है। दैट मीन्स हमने जो x की वैल्यूज़ निकाली हैं, जो हमने रूट्स निकाली हैं इस इक्वेशन की, वो हमारी करेक्ट है। ये बाकी और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना एंड ईजिली आपका आंसर आ जाएगा और अपने आप आंसर्स खुद चेक कर भी सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम सीखने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि है दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उसके रूट्स निकालने का। इससे पहले हम फॉर्मूला मेथड कर चुके हैं, जो कि हमने धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करा था जिसमें रूट्स निकालने के लिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से ही क्लियर है कि हम जो मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट करने वाले हैं। तो ज़रा देख लेते हैं कि ये वाली जो कंसेप्ट है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूँगी x² प्लस 5x प्लस 6 का मिडिल टर्म स्प्लिट। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैं आपको एक जर्नलाइज फॉर्मेट भी बता दूँगी। इसका मतलब ये है कि मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है मुझे उसे ऐसे स्प्लिट करना है कि वो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट हो कि जिनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे कांस्टेंट के बराबर आए। इसका मतलब है कि दो ऐसे नंबर्स मिलने चाहिए जिनका सम करो तो हमारा मिडिल टर्म आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करो तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है 2 और 3। अगर 2 और 3 को मैं ऐड करूँगी तो 5 आ जाएगा और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आ जाएगा। तो मैं इसे कैसे स्प्लिट करूँगी ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। इसे मैं कर दूँगी 2x प्लस 3x और बाकी सबको एज इट इज़ लिख लो। x² प्लस, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो भी कॉमन आ रहा है फर्स्ट और सेकंड जो हमारी वैल्यू है, एलिमेंट है, उसमें कॉमन निकाल लेंगे, थर्ड और फोर्थ में निकाल लेंगे। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लिया, क्या आया x प्लस 2। अब नेक्स्ट 2 जो हमारी है उसमें क्या निकाल लेंगे, 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो अब क्या आ जाएगा x प्लस 2। अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से करी होगी तो आप देखोगे कि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू दोनों बार सेम आ जाएगी। इसमें भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2, तो दोनों ही वैल्यूज से मैं x प्लस 2 कॉमन ले सकती हूँ। मैंने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, मल्टीप्लिकेशन में क्या बचा, x इसका एंड प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी टर्म ज़ीरो कैसे हो सकती है, ये ज़ीरो कैसे आ सकता है, x की क्या वैल्यू हो, या तो ये जो पूरी हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट जो हमारी वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के अंदर, ये पूरी ज़ीरो हो या ये पूरी ज़ीरो। और तो क्या करें, x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दें एक बार, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 अगर मैं करूँगी तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -2। और इससे अगर करेंगे कॉमा लगा के, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -3।
और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच मीन्स x की पावर 2 है, x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो इसमें x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसमें तो सारे पॉजिटिव टर्म्स थे तो हमारा इजीली हो गया। कभी कभी क्या होता है b की या c की जो टर्म है वो नेगेटिव होती है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। वो भी काफ़ी इजी होता है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स होता नहीं है उसमें। क्विकली देख लेते हैं कि उन वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगी इसका, x² माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। आपको साइन का भी काफ़ी ध्यान रखना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं -10 को, याद रखो सिर्फ 10 नहीं, -10 को ऐसा क्या ब्रेक करूं कि जो हमारा उन डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 24 आ जाए। तो 24 हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? जो सबसे पहले मुझे क्लिक करता है वो है 12 या 2। तो क्या 12 और 2 को मिला के -10x बन सकता है? बन तो सकता है कि अगर मैं कर दूँ 12 और -2, 12 और -2 का अगर मैं सम कर दूँ तो 10 आ सकता है, बट हमें लाना क्या है? -10। अच्छा, तो अब आप कहोगे -12 और 2 का कर दो, तो इससे चलो -10 सम तो आ गया, बट -12 मल्टीप्लाई बाय आप 2 करोगे तो -24 आएगा, और हमें चाहिए क्या? प्लस का 24। तो ये दोनों ही केसेस हमारे रिजेक्ट हो गए। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए? तो अब मेरे दिमाग में आ रहा है 6 और 4। तो अगर मैं पॉजिटिव 6 और 4 ले रही हूँ तो इन्हें मल्टीप्लाई करके 24 तो आ रहा है, बट अगर मैं इनका सम कर रही हूँ तो -10 नहीं प्लस का 10 आ रहा है। तो मैंने सोचा अच्छा दोनों को मैं माइनस कर दूँ, तो सही बात है, फिर तो -6 मल्टीप्लाई बाय -4 हमारा 24 भी आ रहा है, -6 प्लस -4 हमारा ऐड करके -10 भी आ रहा है। तो हमें हमारे फाइनली नंबर्स मिल गए ऐसे जिन्हें हम सम करें तो हमारा -10 आ रहा है, जिन्हें हम प्रोडक्ट करें तो 24 आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? इन्हें ब्रेक कर लेंगे। कैसे? x² माइनस 6x माइनस 4x। आप चाहे -4x माइनस 6x लिखो या -6x माइनस 4x, डजेंट मैटर, ऑर्डर से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? कॉमन लेना। x को कॉमन मैंने यहाँ पे लिया, क्या आ गया? x माइनस 6। अब -4 कॉमन आ जाएगा आराम से, और x -4x में से -4 कॉमन लिया, x बचा। 24 में से अगर मैंने -4 को कॉमन लिया है तो क्या बचेगा? -6। क्यों? क्योंकि -4 मल्टीप्लाई बाय -6 24 होता है। इसे इरेज कर देते हैं। क्या आ जाएगा? x -6 दोनों में, दोनों को कॉमन ले सकती हूँ मैं। x -6 को कॉमन लिया तो क्या बचा? x -4। और क्या बताया था मैंने कि या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकती है या दूसरी। तो क्या करो? दोनों को 0 के बराबर रख के देख लो। इससे क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 6, इससे x की वैल्यू 4। इसका मतलब हमारी x की दो जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ गए? 4 और 6। आप आंसर रीचेक भी कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्टली आपका आंसर करेक्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। ये एक टॉपिक जो है ज्योमेट्री का ही पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि पैरेलल लाइंस में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो कभी भी नहीं मिलती हैं। जैसे कि आपने रेलवे का ट्रैक देखा होगा, वो हमेशा सीधा रहता है, कभी आपस में मिलता नहीं है। वो हमें देखने में लगता है कि वो मिल रहा है पर वो कभी नहीं मिलता है। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा जो है सेम रहता है, हमेशा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की। अब पैरेलल लाइंस के बारे में जो हम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं वो है, इसके पास होती है एक ट्रांसवर्सल, एक ऐसी लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती है। अब इसके कुछ डिफरेंट एंगल्स होते हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है।
ज़रा देख लेते हैं क्या क्या एंगल्स होते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको 8 एंगल्स दिखेंगे इस ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बीच में। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, और 4 और सिमिलर दूसरी लाइन के साथ, ये और ये। इन सारे एंगल्स में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है वो ज़रा हम देख लेते हैं। जो ये ऊपर वाले एंगल्स होते हैं ना, एक ये और एक ये हमेशा इक्वल होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब आप कहोगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए, विच इज़ करेक्ट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होते हैं, एंड ये वाला और ये वाला। ज़रा इनको नंबरिंग कर देते हैं जिससे कि हमें ईजी रहेगा पहचानने में कि कौन सा एंगल किससे इक्वल है। इसे मैं 1 बोल देती हूँ, इसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, विच मीन्स एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है, एंगल 2 और एंगल 6 बराबर है, एंगल 3 एंगल 7 बराबर है, एंगल 4 और एंगल 8 बराबर है। पर किस प्रॉपर्टी से? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मैंने ये 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हैं जो कभी नहीं मिलेंगी आपस में, ठीक है, तो जो भी लाइंस एक Z फॉर्म करती हैं, देखो ये देखो एक Z फॉर्म हो रहा है, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये भी बराबर होते हैं। किस प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब अगर ये Z बना रही हैं तो अगर मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखूं तो उल्टा Z एक ये भी बन रहा है। मैंने क्या बोला? उल्टा Z हो या सीधा Z हो, एक Z बनना चाहिए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना कि कितने एंगल आपस में बराबर होते हैं, कौन कौन सा एंगल बराबर होता है। मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और हमें देखनी है कि अगर 2 लाइंस कैसी भी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब वो लाइंस जो एक पॉइंट पे आपस में मिलती हैं, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। उनके सामने वाले एंगल्स जो होते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये भी एंगल्स बराबर होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये जो भी इसकी वैल्यू है वो इसके बराबर होगी। और रीज़न क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो सेम चीज़ अगर मैं पैरेलल लाइंस में लगाऊं तो इस एंगल की वैल्यू क्या इस एंगल के बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आप देख रहे होंगे, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कितने सारे एंगल्स आपस में बराबर हैं। अभी हम जल्दी से देखेंगे एक ट्रिक जिससे हम समझ जाएंगे कि कौन से एंगल्स एक्चुअली में आपस में बराबर हैं। उससे पहले ज़रा एक और जल्दी से कंसेप्ट सोच लेते हैं, दैट इज़ लीनियर पेयर। अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उसको एक कोई भी लाइन कट कर रही है, तो अगर ये एंगल x है तो ये 180 माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि पूरे लाइन का जो एंगल है वो 180 डिग्रीज़ होता है। दोनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्रीज़ होना चाहिए। अगर मैं इस लाइन पर एक की जगह 2-3 लाइंस भी ड्रॉ कर दूं तो इस एंगल का सम इसके साथ और ये चारों ही एंगल्स का सम 180 डिग्रीज़ होगा। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब ज़रा हम वो वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ। मैंने बनाई है यहाँ ब्लैक पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल से मैंने कट किया है। अब ज़रा हम 2 कलर्स लेंगे। एक लेती हूँ मैं पैरेट ग्रीन। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना था। क्यों? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना था। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि देखो Z फॉर्म कर रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये वाला इसके बराबर होना था, दैट इज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो 4 एंगल्स जो हैं हमारे वो इक्वल हो चुके हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करें? दूसरा कलर लेते हैं ब्लू। ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल भी बराबर होना है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और उल्टा जेड फॉर्म हो रहा था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होना है, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका मतलब जो हमने 8 एंगल्स देखे उसमें से 4 एंगल्स एक वैल्यू के हैं, बाकी 4 एक वैल्यूज़ के हैं। और आपको एक और फैक्ट की बात बताऊं कि अगर आपको इन 8 एंगल्स में से सिर्फ एक भी एंगल पता है तो आप बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ज़रा ये एग्जांपल हम इसी वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि अगर मैंने बोला है कि ये 30 डिग्रीज़ है और मुझे सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल लेंगे? अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 डिग्रीज़ हो जाएगा और ये भी 30 डिग्रीज़ हो जाएगा। इस वाले एंगल की कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया था लीनियर पेयर, ये एक स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन कट हो रही है, तो अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस 30, दैट इज़ 150। और अगर ये 150 है तो ये भी 150 हो जाएगा और बाकी सारे ब्लू वाले भी 150 हो जाएंगे। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस और डिफरेंट एंगल्स जो इक्वल होते हैं। आप इनको प्रैक्टिस करना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।